चलिए अहम खबरों से शुरुआत करेंगे। आम इंतखाबात में तीसरे मरहले की पोलिंग कल होगी। कुल 13 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 2 इलाकों की 116 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव के इस मरहले को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस मरहले में बीजेपी का वकार दांव पर लगा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह के सामने गुजरात समेत महाराष्ट्र और यूपी में अपनी जीती हुई सीटों की बचाने का चैलेंज है। तीसरे मरहले की आधे से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं। वहीं कांग्रेस सदर राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी तीसरे मरहले में ही अवाम को फैसला करना है। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तमाम तर बंदोबस्त मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुजरात में कल तमाम 26 सीटों पर एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। पोलिंग में शिरकत के लिए मुस्लिम तंजीमों से वाबस्ता लोग भी मुसलमानों से जमहूरियत के जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बार बार अपील कर रहे हैं। जमाते इस्लामी हिंद की अगर बात करें तो गुजरात यूनिट सदर शकील अहमद राजपूत का कहना है कि वो किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं करते, बल्कि यही चाहते हैं कि मुल्क में एक ऐसी हुकूमत बने जो हिंदुस्तान के बाहमी भाईचारे के फरोग के लिए काम करे। उन्नीस का जो इलेक्शन है वो बहुत अहम है और 2019 का इलेक्शन हमारे देश का भविष्य तय करने वाला है। इस पहलू से जमात इस्लामी ने भी इस पर गौर किया है। हम किसी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमने ये देखा है कि जो कैंडिडेट भी फासिस्ट कुव्वतों को हरा सकता हो या जो कम्युनल फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क में नफ़रत और फैलाना चाहते हैं और भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट को हराने की जो ताकत रख सकता हो उसको सपोर्ट करेंगे। हम हिंदुओं से और मुसलमानों से और सारे इंसानों से हमारी यही ख्वाहिश है और ये गुजारिश है कि इस मुल्क को अगर बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, इस मुल्क में अगर डेमोक्रेटिक माहौल को परवान चलाना चाहते हैं और कम्युनल हारमनी पैदा करना चाहते हैं, तो वो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो कम्युनलिज्म ना फैलाती हो और सेकुलर माइंडसेट रखती हो और सबको साथ में लेकर चलने का इरादा रखती हो। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहरों भिवंडी, मुंब्रा और थाने से उलमाए कराम ने कहा है कि मुस्लिम हलकों में वोटिंग का औसत फीसद इंतहाई अफसोसनाक होने से हमारी जमहूरी ताकत मुंतशिर होकर रह जाती है। इसलिए मुसलमान अपने वोट को खासकर ऐसे औकात में बेहद अहम समझें और वोटिंग फीसद को बढ़ाने के लिए कोशिश करें। इन तमाम का मानना है कि सेकुलर उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर ही मुसलमानों को अपनी बातें ऐवान तक भेजने का यही अहम मौका है। कि वोट तो डालना चाहिए। हर मेंबर को, हर नुमाइंदे को वोटिंग में शिरकत करनी चाहिए। वो देश के साथ बहुत बड़ा ताउन है और हमारा हिंदुस्तानी होने का, शहरी होने का बहुत बड़ा सबूत है और हमारे जमहूरियत के इस्तेमाल का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर मौका वही है कि हम अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दें। इससे कतई नज़र कि हम जिसको वोट दें वो जीते या हारे या हमारा उम्मीदवार हमारा क्या भला करेगा, वो तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले हमको अपना वोटिंग का हक इस्तेमाल करना चाहिए। 100% वोटिंग करनी चाहिए, पोलिंग में हिस्सा लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का हम जायज़ा लेकर के देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो वोटिंग के मामले में काफ़ी सुस्त रफ्तार उसकी दिखाई देती है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि फिर उसके बाद वो अपना रोना रोते बैठते हैं। मगर जो वोट जो एक हमारा अधिकार है, जो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा हमारा हथियार है, उसका हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमको चाहिए कि हमारे जितने भी अकाबरीन हैं, हमारे उलमाए कराम से हम ये गुजारिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो लोगों के अंदर जो है वोट डालने की बेदारी को, मुहिम को जो तेज़ करे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ख़ता लम्हों ने की थी, सज़ा सदियों ने पाई और उस बुनियाद पर हम जो है आगे 5 साल के अंदर जो है रोते हुए नज़र आएँ। वोट हमारा अधिकार है, ये फ़र्ज़ है, लिहाजा हमको चाहिए कि हम इसको बेदारी का सबूत देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कौम मुस्लिम जो है वो वोट का इस्तेमाल करे। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट देने के मामले को लेकर सख्त मुखालिफत की जा रही है। दूसरी तरफ प्रज्ञा नए बयानात देकर तनाज़ा खड़ा कर रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ साध्वी के खिलाफ तहसीन पूनावाला ने शिकायत दर्ज करवाई है और अक्षरधाम मंदिर हमले के इल्जाम के तहत 11 साल सलाखों के पीछे रहने वाले और सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी होने वाले मुफ्ती अब्दुल कयूम भी अब सवाल कर रहे हैं।
एक खास रिपोर्ट। गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर में मौजूद अक्षरधाम मंदिर में 24 सितंबर 2002 को हुए दहशतगर्दाना हमले में पुलिस ने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम के साथ 6 लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2014 को इन्हें बरी किया। बेगुनाह होने के बावजूद भी इन लोगों की जिंदगी के अहम 11 साल सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मंसूरी जेल से रिहा होने के बाद 11 साल सलाखों के पीछे नामी एक किताब भी लिखी है। आज साध्वी के मामले को लेकर मुफ्ती अब्दुल कय्यूम सवाल कर रहे हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता तो फिर मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। इस केस में बिल्कुल बेकसूर साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हमको बिल्कुल क्लीन चिट दी है। शायद सुप्रीम कोर्ट की तारीख में इससे प्यारा और बोल्ड जजमेंट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आज तक कुछ लोग यूँ समझिए हमारा पीछा किए हुए हैं। हमारे कई साथियों को छूटने के बाद भी अपने वजूद के लिए बहुत जूझना पड़ा। कोई उनको कारोबार पर रखने के लिए तैयार नहीं था, नौकरियों पर रखने के लिए तैयार नहीं था, लोग बातचीत करने से भी डरते थे। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में रहने वाले मुस्लिम नौजवानों को कभी अक्षरधाम हमले के इल्जामात के तहत, कभी अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, तो फिर न जाने कितने नौजवानों पर दूसरे कई तरह के मुकदमे चलाकर एक लंबे वक्त तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। इसके बाद एक तवील अरसे से कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आजाद तो हुए, लेकिन समाज इन लोगों को अपनाने से इनकार कर रहा है। इनमें से कुछ जवान तो ऐसे हैं जो रोजी रोटी के लिए शहर दर शहर घूम रहे हैं। अभी गुज़िश्ता साल 4 मुस्लिम नौजवानों को सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद टिफिन ब्लास्ट मामले में बाइज्जत बरी किया था। ये लोग रिहाई से खुश तो जरूर हैं, लेकिन सवाल कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी के वो अहम दिन कौन वापस करेगा जिसे बगैर किसी जुर्म के जेल में गुजारना पड़ा। साध्वी को टिकट देने के मामले को लेकर मुफ्ती अब्दुल कय्यूम कह रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ सबके विकास का दावा कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है जिनकी तारीख सियाह है। ऐसे लोग के जिनके ऊपर आज भी कुछ न कुछ केस पेंडिंग है, जैसे साध्वी जी को टिकट दे दी। मानस का, उनकी विचारधारा, उनके नज़रियात का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसको लोग पूरा देश हीरो कहता है, हेमंत करकरे लोग हीरो मानते हैं, अपना जांबाज सिपाही मानते हैं, कि जिसने मुंबई हमले के आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में अपने आप का भी बलिदान दे दिया। लेकिन ये साध्वी उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी गंदी विचारधारा वाले लोगों को ये लोग टिकट दे रहे हैं, तो ये बहुत हैरत की बात है। हमारे यहाँ के आतंकवाद का या देशद्रोह का जो पैमाना है अलग अलग है। जब मुसलमान की बात आती है तो फौरन उसको धर्म से साथ जोड़ दिया जाता है। साध्वी को बीजेपी के जरिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुस्लिम बिरादरी के लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि जब दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता तो फिर एक खास मजहब के लोगों के साथ इम्तियाजी सुलूक इख्तियार क्यों किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मालेगांव कुल जमाती तंजीम के सरबराह मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी ने कहा कि शहीद हेमंत करकरे नहायत ईमानदार और मुहिब्बे वतन ऑफिसर थे। उन्होंने जो भी जांच की थी वो बिल्कुल सही थी। अगर हेमंत करकरे कुछ और दिन जिंदा रहते तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तरफदारी करने वालों के चेहरों से नकाब उतार देते। कुल जमाती तंजीम ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान की भी सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और उसे दोबारा जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। इन इल्जामात लगाए गए दहशतगर्दों ने उस ईमानदार और दियानतदार एटीएस ऑफिसर को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया, क्योंकि अगर हेमंत करकरे चंद बरस और जी जाते तो वो सारी शक्तियां जो आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पुष्टपनाही कर रही हैं, न सिर्फ ये कि पुष्टपनाही, उन्हें पार्लियामेंट में भेजने के लिए टिकट भी दे दिया है, वो सारी शक्तियां बेनकाब होती। हम इस बयान की और साध्वी प्रज्ञा सिंह की इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटर्स को बेदार करने और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए जमीयतुल उलमा मध्य प्रदेश ने भी बाकायदा तहरीक छेड़ी है। भोपाल इकबाल मैदान से शुरू की गई तहरीक में जमीयतुल उलमा यूथ क्लब के कारकुनान ने पंफलेट्स और बैनर लेकर न सिर्फ अवामी बेदारी पैदा की बल्कि राहगीरों को भी पंफलेट तकसीम करके उनसे उनका वोट जरूर इस्तेमाल करने की गुजारिश की। जमीयत का इस सिलसिले में मानना है कि जमहूरी मुल्क में इंतखाबात में जमहूरियत के जश्न के तौर पर होता है और ऐसे में हर शहरी का ये फर्ज है कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करके जमहूरियत को मजबूत बनाए। भोपाल के शहरियों ने भी जमीयतुल उलमा के इस इक़दाम की बेहद सताइश की। सबसे बड़ा मकसद ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो वोट होता है वो ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसी से जो होता है हमें अच्छा और बुरा दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। तो लोगों के अंदर ये फिक्र पैदा करने की मुहिम चल रही है कि वोट आप ज़रूर डालें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सरकारें बने, अच्छे लोग चुनकर आएँ, तो इसके लिए वोट डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम वोट नहीं डालेंगे और अगर कोई ख़राब व्यक्ति जो है चुन के आ जाएगा तो हमारे दिल में एक मलाल रहेगा कि हमने वोट नहीं डाला था और ख़राब आदमी चुन के आ गया। ये देश के हित में काम कर रहे हैं। अपने देश में सुख शांति बनी रहे और अच्छी सरकार बने जो सबको लेके चले। आज वक्त ऐसा आ गया है कि हर मजहब के लोग इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर रहें। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है और हमेशा रहेगी। हमारे भोपाल में गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमेशा से हमारे बड़ों से हमें मिली है विरासत में, जो आज हम सब मिलकर चला रहे हैं। रांची पार्लिमानी सीट से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हाजी मुख्तार अहमद ने आज अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि अवाम के दबाव और मौजूदा हालात के पेश नजर उन्होंने अपना ये नाम वापस लिया। उनके इस कदम का मुस्लिम और यूपीए इत्तेहाद के लोगों ने बेहद खैर मकदम किया। आपको बताएं कि मुख्तार अहमद ने अंजुमन इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफे के बाद रांची पार्लिमानी सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। मेरे अभिभावकों ने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, इस वक्त में मुनासिब नहीं है आपका चुनाव लड़ना, इसलिए बराए करम आप नाम वापस ले लीजिए। तो उनके कहने पर और विशेष तौर पर अपने शुभचिंतकों में, समाज में ऐसा मैसेज जाए, इसलिए कर हमने अपना नाम वापस अभी ले लिया। और चूँकि वो अंजुमन के सेक्रेटरी थे और वो अंजुमन के लिए चुने गए थे, अगर वो इसमें अप्लाई किए तो गलत था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपना विड्रॉ कर लिए और इससे हमको लगता है कि जो सेकुलर ताकतें हैं उसको मजबूती मिलेगी और सेकुलर कैंडिडेट जो भी यहाँ हैं वो इंशाल्लाह जीतेंगे। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर निसार अहमद ने बोर्ड के मुलाजमीन की नाअहली को बोर्ड की खस्ताहाली का सबब करार दिया है और इस सिलसिले में निसार अहमद का यह भी कहना है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड मुलाजमीन की तकर्रुरी के लिए इब्तिदा से अब तक कोई ज़ाब्ता न होने की वजह से नाअहल मुलाजमीन की फौज जमा हो गई है। बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ने मुलाजमीन की सलाहियतों को जांचने के लिए बाकायदा इम्तिहान का इनेकाद करने और इस इम्तिहान में फेल होने पर उन्हें बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला भी कर लिया है। खास रिपोर्ट। रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील तो यकम नवंबर 1956 में अमल में आई थी, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की तश्कील 12 मई 1961 में अमल में आई। बोर्ड में इब्तिदा से लेकर मुलाजमीन की तकर्रुरी के लिए कोई जाब्ता नहीं बनाया गया। जो चेयरमैन आया उसने अपने लोगों को आर्जी तौर पर मुलाजिम रखा और बाद में यही लोग तरक्की पाकर डेली वेज से अफसर तक पहुंच गए। निसार अहमद का मानना है कि बोर्ड में नाअहल मुलाजमीन की वजह से ही बोर्ड मसाइल से दो चार है। उन्होंने साफ कहा कि 1 महीने के अंदर बोर्ड मुलाजमीन की स्पेशल ट्रेनिंग का इनेकाद करेगा और फेल होने वाले मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सच बात यह है कि इसको लेकर कोई भी सीरियस नहीं है और जब वक्फ बोर्ड ही सीरियस नहीं है, हमारी कमेटियां सीरियस नहीं हैं, तो फिर गवर्नमेंट को सीरियस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसकी खुद प्रॉपर्टी है वही सीरियस नहीं है और लोगों को इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। इसी ट्रेनिंग को सिलसिले में रखकर हम ये मीटिंग हॉल तैयार कर रहे हैं। हम इनको पूरा लिटरेचर देंगे, इनकी हम ग्रुप्स में ट्रेनिंग कराएंगे और इनको डंडे लगाएंगे। तो इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको पढ़ना पढ़ के एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा और ये इंशाल्लाह हम 1 महीने के अंदर करेंगे, क्योंकि ये मक्कारी और इनको इस तरह से इसमें नहीं चलने देंगे। और ज़्यादातर हमारा स्टाफ ऐसा है कि जो डेली बेसिस चपरासी के तौर पर भर्ती हुआ अधिकारी बन के बैठ जाता है।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 15,000 से ज्यादा वक्फ इमलाक रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि बोर्ड की 70% से ज्यादा इमलाक नाजायज कब्जे का शिकार हैं। बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि उन्होंने बोर्ड में तकर्री ज़ाब्ते का निफाज करने के लिए 1.5 महीने कबल हुकूमत को रेगुलेशन बनाकर भेजा था, लेकिन इनके बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी हुकूमत की जानिब से इसे मंजूरी नहीं दी गई। हमने गवर्नमेंट को भेज चुका हूँ 1.5 महीने पहले, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कहना कि कोई कान में जू नहीं रहेगी। हम 2 बार रिमाइंडर कर चुके, 3 बार मैं पर्सनली जाके शासन में कह चुका कि इसको आप जल्दी कर दीजिए। उसमें कुछ ज़्यादा करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। हमने उसको बना के भेजा, हिंदी में भेजा, अंग्रेजी में भेजा। उनका सिर्फ उसमें प्रशासनिक अनुमोदन होकर अगर हमारे पास आ जाता तो हम उसे जारी कर दें। वो हमें बोर्ड को ही जारी करना, एक्ट के मुताबिक वो बोर्ड से ही जारी होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में तकर्री ज़ाब्ता न होने की वजह से नए मुलाजमीन की तकर्री नहीं हो पा रही है। नतीजा ये है कि बोर्ड में 60 से ज्यादा मुलाजमीन की आसामियां खाली हैं। अगर बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटर ने बोर्ड मुलाजमीन की सलाहियत को जांचने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के जरिए कदम उठाया तो इससे बोर्ड में जहां एक नया इनकलाब आएगा, वहीं बोर्ड को नए हंगामों से भी नहीं रोका जा सकता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। नौजवान मेडिकल शोबे में अपना मुस्तकबिल बनाएं। मेडिकल शोबे में कदम रखने का जरिया सिर्फ MBBS ही नहीं बल्कि कई ऐसे दूसरे कोर्सेज भी हैं जिनके जरिए आसानी के साथ नौजवानों को रोजगार के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के देही इलाके होसकोटे में डॉक्टर नूर खान, डॉक्टर सैयद मुजम्मिल और पंकज प्रसाद की कोशिश रंग ला रही है। गरीब और मुतवस्सित तबके के तलबा को मेडिकल फील्ड में कदम रखने का मौका मिल रहा है। ये डॉक्टर अपने इदारे में पैरामेडिकल के मुख्तलिफ कोर्सेज चला रहे हैं। 1 साला कोर्स मुकम्मल करने के बाद तलबा को आसानी के साथ रोजगार मिल रहा है। मैंने रेडियोलॉजी टेक्नीशियन कोर्स वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में किया और इंटर्नशिप MS रामैया मेमोरियल हॉस्पिटल में किया। फिर उधर सेलेक्ट होके अभी मैं टेली रेडियोलॉजी सॉल्यूशंस में वर्क कर रही हूँ। My background is commerce background. I thought what they will teach to me. I am a commerce background. The medical field is only for science student. पैरामेडिकल कोर्सों के मुंतजमीन कहते हैं कि उन्होंने समाजी जिम्मेदारी के तहत गरीब और देहात के तलबा के लिए ये कदम उठाया है। इनका कहना है कि मेडिकल एजुकेशन में दिलचस्पी रखने वाले हर तालिबे इल्म का ख्वाब MBBS होता है, लेकिन हकीकत यह है कि MBBS की सीटें महदूद रहती हैं, लिहाजा तलबा दीगर कोर्सों के जरिए भी मेडिकल फील्ड में कदम जमा सकते हैं। 25-30 साल से जो जद्दोजहद से जो मैं आगे बढ़ा हूँ, इसके वास्ते उसके बाद में मैं सोचा मैं कुछ देना है, हमारे रूरल एरिया को बहुत देना है, कुछ देना है करके। MBBS जो है पूरे इंडिया के अंदर 1,20,000 सीट्स अवेलेबल है। बस सबकी तमन्ना है MBBS करना है, सबको सीट नहीं मिलेगी। बगैर टेक्नीशियन के डॉक्टर जो है वो पूरा इलाज नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पर जो है एक्सरे टेक्नीशियन, CT टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, कार्डियक केयर टेक्नीशियन वगैरह वगैरह कोर्सेस हैं। तो अगर आप सर्वे देखेंगे 64 लाख हेल्थ केयर में जॉब्स हैं और आज अगर आप देखोगे कोई भी सेक्टर में इतने जॉब्स नहीं है, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं है कि इतना हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी है और वो अपना हेल्थ केयर में कैरियर बना सकते हैं। Yeah, there is a demand. Let them get into the stream as it's a flourishing marketing. Okay, let them get into the stream and start to earn their bread and butter. That is one I'll expect. अब तक इस इदारे से 100 तलबा फारिग होकर बेंगलुरु के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुलाजमत कर रहे हैं। फारिग तलबा के एजाज में पहला तहनीती जलसा मुनक्किद हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। तेलंगाना से खबर है, जहां इंटरमीडिएट रिजल्ट पर बवाल जारी है। नामपल्ली में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट पर आज तलबा, औलियाए तलबा और तलबा तंजीमों ने एहतजाज किया और रिजल्ट में धांधलियों का इल्जाम लगाया और कहा कि बोर्ड ओहदेदारों ने रिजल्ट के मामले में गफलत बरती है। उनका मुतालबा है कि वज़ीर तालीम जी जगदीश रेड्डी को फौरन मुअत्तल किया जाए और बोर्ड सेक्रेटरी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तलबा और उनके सरपरस्तों ने इम्तिहानात के पर्चों की दोबारा जांच की भी मांग की है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दफ्तर पर पुलिस ने सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। पास कर दिए 35 मार्क्स डाल दिए सिविक इकोनॉमिक्स में, फुल लिखे बाद भी 10 में 9.2 अब ऐसा वैसा आता।
इतनी मेहनत करे तदा रिकरेक्शन भी नहीं है, अब क्या करना आप समझ नहीं आ रहा, पूछो लोग 600 ने आधा। तो बुलेटिन में इतना ही। आदाब।